तो इस वीडियो के ज़रिए दोस्तों मैं बस यही चाहता हूँ कि आप जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट करें उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करें, ना कि लोगों की बातों में आके कि ये अच्छा है या फिर वो बुरा है। जिसको देखो हर कोई स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की बात करता है कि भैया हम ये म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, हम तो डायरेक्टली स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड स्लो होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, रिटर्न्स कम मिलते हैं वगैरह वगैरह। मतलब ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको अक्सर बहुत से लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाएंगी। तो ऐसे में आप भी सोचते होंगे कि यार ये भी स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो भी स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैं भी स्टॉक्स में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, जल्दी अमीर बनूंगा। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, यानी कि कुछ बातें सीख चुके हैं, कुछ बातें सीखना अभी बाकी हैं। तो इस वीडियो में जैसे कि आप जानते ही हैं मैं मेनली यहाँ पर दो चीज़ों पर फोकस करूंगा। सबसे पहला तो ये कि स्टॉक्स का नाम क्यों है, और दूसरी चीज़ ये कि म्यूचुअल फंड्स बदनाम क्यों है। नाम बदनाम या बैड नाम जैसा भी आप इसको समझना चाहें, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से और केयरफुली समझनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि आप एक गलत बात को अपने दिमाग में बिठा लें और बेकार में भटक जाएं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बात से कि स्टॉक्स का नाम क्यों है। तो स्टॉक्स का नाम क्यों है, इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की। किस कंपनी के स्टॉक में कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और कौन कौन से डिफरेंट स्टॉक्स को बाय करना है, ये फैसला एक इन्वेस्टर का होता है। यानी कि एक इन्वेस्टर चूज करता है कि वो कौन कौन सी डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक्स में अपना पैसा लगाना चाहता है। हो सकता है कि एक सुपर एक्सपर्ट इन्वेस्टर या फिर एक हाईली एक्सपीरियंस इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में 3 से 5 स्टॉक्स को रखे, या फिर दूसरी तरफ हो सकता है कि एक इंटरमीडिएट इन्वेस्टर या फिर एक लेस एक्सपीरियंस इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो के अंदर 35 से 40 स्टॉक्स को रखे। तो ये कंप्लीट कंट्रोल आपके हाथ में होता है, एक इन्वेस्टर के हाथ में होता है। तो जो लोग मार्केट को अच्छे से समझते हैं कि किस कंपनी की डिमांड फ्यूचर में बढ़ सकती है, कौन सी कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकती है, किस कंपनी के स्टॉक्स आज सस्ते में मिल रहे हैं लेकिन आगे चल के इसी कंपनी के स्टॉक्स जो है ये काफ़ी महंगे हो सकते हैं, वो लोग उसी हिसाब से उन्हीं कंपनी के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं और जो फालतू के दूसरे स्टॉक्स होते हैं उनको अपने पोर्टफोलियो से बाहर ही रखते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जो है ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बन जाता है, या फिर मैं कहूँ काफी फोकस पोर्टफोलियो बन जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, इसके लिए हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी कि हायर रिटर्न्स की। जब एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होता है, यानी कि उसके पास बस उतने ही स्टॉक्स होते हैं जितने स्टॉक्स की उसको जरूरत है, तो उसके एनालिसिस के हिसाब से जब ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं, उसको प्रॉफिट देना स्टार्ट करते हैं, तो इससे मिलने वाले जो रिटर्न्स होते हैं ये भी काफ़ी हाई हो सकते हैं। अब ये रिटर्न्स हाई कैसे हो सकते हैं, ये हाई ऐसे हो सकते हैं क्योंकि जब भी कोई एक एक्सपर्ट इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक को डालता है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही किसी स्टॉक को चूज़ करके अपने पोर्टफोलियो में डालता है। यानी कि उसके पोर्टफोलियो में जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स होते हैं वो उसको पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी 30-40 पॉपुलर कंपनी के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में डाल दिया, इन 40 में से 25 स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे हैं लेकिन 15 स्टॉक्स जो हैं वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। जितना पॉजिटिव में आए थे उतना ही नेगेटिव रिटर्न्स देने वाली कंपनीज ने उनको बैलेंस कर दिया, तो प्रॉफिट के नाम पे कुछ बचा ही नहीं। तो सही स्टॉक पिकिंग ज़रूरी होती है। 100% करेक्ट दुनिया का कोई भी इन्वेस्टर नहीं हो सकता, ये फैक्ट है, लेकिन हाँ एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से ही हाई रिटर्न जनरेट होते हैं, ये भी फैक्ट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाई रिटर्न जनरेट करने के लिए किसी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में 3 या 5 स्टॉक्स रखने चाहिए या फिर 10 स्टॉक्स रखने चाहिए। आप रखने में 25 स्टॉक्स भी रख सकते हैं, आप 40 स्टॉक्स भी रख सकते हैं। ये टोटली किसी इन्वेस्टर के रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। जितने कम स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होते हैं, हाँ उतना ही रिस्क आपके पोर्टफोलियो पे जरूर बढ़ जाता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग इस रिस्क को समझते भी हैं। हर एक चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो कहने की बात यह है कि क्योंकि स्टॉक्स से इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो स्टॉक्स का नाम तो होगा ही। अगली बात आती है लिक्विडिटी या फिर इंस्टेंट बाय एंड सेल। तो लाइव मार्केट में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को अभी खरीदो, 1 मिनट के बाद सेल कर दो, जो भी पैसा होगा वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। आप उसी स्टॉक को आज खरीदो या फिर 1 हफ्ते बाद सेल कर दो, जब भी आप सेल करेंगे उसका पैसा इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ जाता है। तो ये जो इंस्टेंट बाय एंड सेल वाला केस होता है ये स्टॉक्स या फिर ईटीएफ में पॉसिबल होता है। ईटीएफ भी स्टॉक्स की तरह ही काम करते हैं। तो स्टॉक्स के केस में क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी होती है, आप करंट मार्केट प्राइस में किसी स्टॉक को बाय कर सकते हैं, उसी मार्केट प्राइस में आप स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो इंस्टेंट बाय एंड सेल है, क्योंकि लोगों को ये काफी कन्वीनियंट लगता है, तो स्टॉक्स का नाम तो होगा ही। अगला पॉइंट आता है लिटिल टू नो एक्सपेंसेस। जब भी आप स्टॉक
स्टॉक्स को बाय करते हैं आप उन स्टॉक्स को अगले 20 साल के लिए अपने पास रख सकते हैं, 25 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। इस पूरे ड्यूरेशन में आपको एक भी रुपए का कोई भी एक्सपेंस पे नहीं करना होता। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स के केस में आपको पे करना ही होता है, हर साल आपको एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से जो भी एक्सपेंस है वो पे करना ही होता है। तो जब भी आप स्टॉक्स को बाय करते हैं या सेल करते हैं उस टाइम पे आपको एक्सचेंज फी पे करनी पड़ती है और जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो भी अप्लाई हो सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स जो हैं वो ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं, जो कि जीरो होते हैं। तो आपको जो फी यहाँ पर पे करनी पड़ती है वो काफी कम पे करनी पड़ती है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो स्टॉक्स का नाम तो होगा ही। अगला पॉइंट आता है बाइंग ऑन डिप्स। जो लोग मार्केट के ट्रेंड्स को समझते हैं, जो चार्ट्स रीड करना जानते हैं, जिनको पता होता है कि मार्केट में उतार चढ़ाव कैसे काम करता है, तो ऐसे में जब मार्केट डिप लेती है या मार्केट जब नीचे की तरफ आती है तो ऐसे में स्टॉक्स क्योंकि सस्ते होते हैं तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के लोग उन स्टॉक्स को सस्ते में बाय कर लेते हैं। और जब मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाती है, जब स्टॉक का प्राइस वापस से इंक्रीज करता है तो वो इस इंक्रीज प्राइस पे उस स्टॉक को सेल कर देते हैं। तो ऐसे में ऑब्वियसली जो बहुत से इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग बार बार बाय एंड सेल करके मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अब क्योंकि बाय एंड सेल करना बहुत आसान होता है, बाइंग ऑन डिप्स बहुत अच्छे से काम करता है, तो ऐसे में स्टॉक्स का नाम तो होगा ही। अगला पॉइंट आता है स्विंग ट्रेडिंग का। अगेन वही बात कि डिप्स पे बाय करो और जब स्टॉक का प्राइस वापस से इंक्रीज कर जाए तो उसको सेल कर दो। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग 5 से 10 दिन के ड्यूरेशन के बीच में की जाती है, जो कि अगेन स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स के केस में ही पॉसिबल है, जिसका एडवांटेज जो है वो ट्रेडर्स को काफी ज्यादा मिल जाता है। तो ऐसे में स्टॉक्स का नाम तो होगा ही। तो स्टॉक्स का नाम क्यों है, और भी बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो है साउंड स्कूल। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, इवन वो लोग जब किसी स्टॉक को बाय करते हैं उस पर उनको थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता है तो वो दुनिया को जाके बताते हैं कि भैया मैंने तो ये वाले कंपनी का स्टॉक बाय किया था, इस कंपनी के स्टॉक ने तो मुझे इतना प्रॉफिट दे दिया। ऐसा आपने बहुत से लोगों के मुंह से सुना होगा, बहुत से लोग आपके पास आते होंगे कि भैया ये वाला मेरा स्टॉक है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ से मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन कभी जरा उनसे ये पूछ के देखिए कि भाई उस स्टॉक का नाम भी बता दे जिस स्टॉक में तुझे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो लोगों को ये बताना कि भैया मैं तो डायरेक्टली स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, या फिर जब सामने वाला आपको बताता है कि वो स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ये सुनने में कितना कूल लगता है ना। तो स्टॉक्स का नाम तो होगा ही। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स बदनाम क्यों हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है ओवर पॉपुलेटेड पोर्टफोलियो। तो स्टॉक्स में हमने बात की थी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो की, उसके ऑपोजिट आ जाता है ओवर पॉपुलेटेड पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज ओवर पॉपुलेटेड पोर्टफोलियो हो सकते हैं क्योंकि किसी एक म्यूचुअल फंड में 25 स्टॉक्स भी हो सकते हैं, 100 स्टॉक्स भी हो सकते हैं, 250 स्टॉक्स भी हो सकते हैं। ये तो हो गई एक म्यूचुअल फंड की बात। अब आप ये सोचिए कि अगर एक इन्वेस्टर ने अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के अंदर 10 म्यूचुअल फंड या फिर 15 म्यूचुअल फंड्स रखे हुए हैं, यानी कि उसके पास उसके पोर्टफोलियो के अंदर कितने स्टॉक्स आ गए होंगे, मे बी 300 स्टॉक्स हों, मे बी 400 हों या इससे भी ज्यादा। यानी कि एक तरह से इतने सारे म्यूचुअल फंड्स की वजह से आपने पूरी स्टॉक मार्केट ही खरीद डाली। दूसरी तरफ जो भी 2 म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें अलग अलग स्टॉक्स तो होते नहीं हैं, 2 म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिमिलर स्टॉक्स भी हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स की वजह से आपके जो पोर्टफोलियो है उनमें जो स्टॉक्स की ओवरलैपिंग है ये काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो कि अच्छे रिटर्न्स दे रही होंगी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ कंपनीज ऐसी होंगी जो सिमिलर मार्केट सिनेरियो में काफी खराब रिटर्न्स दे रही होंगी। तो फाइनली आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से वो एवरेज ऑफ जितनी भी स्टॉक्स आपके पास हैं उनके हिसाब से मिलते हैं। जितने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, जितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होंगे, उतने ही रिटर्न्स आपके एवरेज आउट होते चले जाएंगे। तो फाइनली आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो उतने इफेक्टिव रिटर्न्स नहीं मिलते जितने की एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से मिलते हैं। तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड्स तो बदनाम होंगे ही। अगली बात आती है लॉन्ग रिडेम्पशन टाइम। तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है उस म्यूचुअल फंड से अगर आप अपना पैसा बाहर निकालना चाहते हैं, अपना पैसा रिडीम करना चाहते हैं, तो जब भी आप रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट डालते हैं, इस रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट को पूरा होने के लिए 3 से 5 दिन लग सकते हैं। यानी कि अपना इन्वेस्टेड पैसा वापस पाने के लिए आपको यहाँ पर काफी ज्यादा वेट करना पड़ सकता है। स्टॉक्स के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया था ऐसा नहीं होता है, वहां पर मैक्सिमम वेट टाइम 1 डे का होता है। तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड्स तो बदनाम होंगे ही। अगली बात आती है एक्सपेंसेस की। तो म्यूचुअल फंड्स में जैसे कि हम जानते ही हैं कि हर एक म्यूचुअल फंड का अपना एक एक्सपेंस रेशियो होता है। ये एक्सपेंस रेशियो 0.16% से लेके 2.5% तक जा सकता है। तो जो भी रिटर्न्स आपको किसी म्यूचुअल फंड से मिलते हैं वो रिटर्न्स आपको मिलते हैं एक्सपेंस रेशियो घटाने के बाद। यानी कि अगर किसी म्यूचुअल फंड से आपको रिटर्न्स मिलने वाले थे 12% के, तो 12% में अगर उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है 1% का, तो इफेक्टिवली जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो मिलते हैं 11% के। तो कोई भी म्यूचुअल फंड आपको कितने रिटर्न्स दे रहा है, ये रिटर्न्स जो आपको दिखाई देते हैं ये एक्सपेंस रेशियो घटाने के बाद ही दिखाई देते हैं। तो जितने भी ड्यूरेशन तक आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहेंगे आपको ये एक्सपेंसेस पे करने ही पड़ेंगे। स्टॉक्स के केस में ऐसा नहीं होता है, तो म्यूचुअल फंड्स का नाम तो बदनाम हो गया ही। अगला पॉइंट आता है ट्रेडिंग डज नॉट वर्क। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको लाइव मार्केट में ही बाय सेल करना होता है। तो म्यूचुअल फंड के केस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, रिडीम करते हैं,
तो इससे पहले कि वो पैसा आपके खाते में आए यहाँ पर आपको 3 से 5 दिन का वेट करना पड़ सकता है। इतने में मार्केट कितने पॉइंट ऊपर चली जाए या कितने पॉइंट नीचे चली जाए इसका कुछ नहीं पता। तो म्यूचुअल फंड जो है वो इस चीज के लिए नहीं बने हैं, म्यूचुअल फंड्स ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट मूड के हिसाब से, मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स में एंट्री एग्जिट ले लेते हैं। प्लस हर एक म्यूचुअल फंड पे एग्जिट लोड भी होता है, 1% या 2% का एग्जिट लोड हो सकता है। ये एग्जिट लोड 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है, डिपेंड करता है जो भी म्यूचुअल फंड आपके पास है। ये एग्जिट लोड इसीलिए लगाया जाता है जिससे कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन में अपने म्यूचुअल फंड को सेल ना करें। तो ऐसे केस में म्यूचुअल फंड्स तो बदनाम होंगे ही। तो ये तो हो गई स्टॉक्स के नाम और म्यूचुअल फंड्स के बदनाम होने की बात। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के फाइनल पॉइंट्स की। तो सबसे पहली बात ये कि स्टॉक सुनने में भले ही आपको अच्छे लगे कि स्टॉक से ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, स्टॉक्स आपको जल्दी अमीर बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं भूलनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल बिगिनर हैं तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगली बात यह है कि अगर आप एक बिगिनर हैं तो अपने स्टॉक पोर्टफोलियो के अंदर कुछ स्टॉक्स को रेड में देख के आपको टेंशन हो सकती है। अगली बात यह है कि जनरली लोग आपको ये तो बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में उनको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स में उनको कितना नुकसान हो रहा है। कूल जो दिखना है ना, आज के जमाने में सारा कलेश ही कूल दिखने का है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो म्यूचुअल फंड्स बने ही उन लोगों के लिए हैं जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। बस स्टॉक्स के केस में आपको थोड़ी सी ज्यादा नजर रखनी पड़ती है, आपको अपने पोर्टफोलियो को बार बार मार्केट के हिसाब से रीबैलेंस करना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट को दे पाएं तो म्यूचुअल फंड्स ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छी चॉइस बन जाता है लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ जनरेशन के लिए। अधिकतर म्यूचुअल फंड्स में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स होते हैं ये ज़्यादा होते हैं और ये आपके भले के लिए ही होता है। इससे आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो कम रहता है, आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्स रहता है। डाइवर्स होने की वजह से मार्केट में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान कम हो और आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलते रहें, इसलिए ही ऐसा किया जाता है। म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स को सिंपल बना देते हैं हर तरह के इन्वेस्टर्स के लिए। यहाँ पर आपको बहुत से डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स मिल जाएंगे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेटेड रखना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप फोकस फंड का सहारा ले सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। आप इंडेक्स फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, IT फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बैंकिंग के लिए आप बैंकिंग फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हर तरह के म्यूचुअल फंड्स के फ्लेवर्स आपको मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अच्छा या खराब नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है और वो खराब है। इनफैक्ट दोनों ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अपनी जगह पर इन्वेस्टर्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। ये टोटली आपकी अंडरस्टैंडिंग, रिस्क फैक्टर और एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप किस चीज़ को चूज करना पसंद करेंगे। हो सकता है कि आप दोनों में ही इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में आप 30% पैसा इन्वेस्ट करें, बाकी 70% आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है आप उसको 50-50% करके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर हम ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करते हैं तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दुनिया में आए ही इसलिए हैं जिससे कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बीच में जो गैप है इसको थोड़ा सा कम किया जा सके। ETFs की दुनिया में अभी शुरुआत हुई है, लोगों ने ETFs को भी जानना शुरू किया है। फ्यूचर में ETFs आपके लिए काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन सकते हैं। फाइनली स्टॉक्स का नाम है क्योंकि जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैं या फिर स्टॉक मार्केट में जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो लोग स्टॉक्स के जरिए ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से अपना पैसा जो है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो हो सकता है कि स्टॉक्स आपके लिए उतने इफेक्टिव तरीके से काम ना भी करें। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स का नाम बदनाम तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड्स का जो नाम है वो थोड़ा सा खराब कर रखा है। खासतौर पे उन लोगों ने जो लोग अपने आप को स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट कहते हैं या फिर ऐसे लोगों ने जो काफ़ी इम्पेशेंट हैं और स्टॉक मार्केट से बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आप पेशेंस रखते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं कम टेंशन और कम स्ट्रेस के साथ। तो इस वीडियो के जरिए दोस्तों मैं बस यही चाहता हूं कि आप जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपना पैसा इन्वेस्ट करें उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करें, ना कि लोगों की बातों में आके कि ये अच्छा है या फिर वो बुरा है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।